ये बीकॉम 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है। Hassan is running a superstore. The following balances were extracted from his book on December 31st 2018। सबसे पहले गौर से देखें, ये टाइटल ऑफ अकाउंट गिवन है और हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं है, सिर्फ एक सिंगल कॉलम है। ठीक है जी, ये हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम जो गिवन अकाउंट्स हैं इनको डेबिट और क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे। आप देखें, हमने सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट में तमाम अकाउंट्स को नोट डाउन कर लिया। इन्वेंट्री ओपनिंग डेबिट, फिक्सचर परचेजेस ड्राइंग डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सेलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लायबिलिटी है क्रेडिट, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस परचेज का पार्ट है इसलिए डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है डेबिट, कैपिटल इक्विटी का पार्ट होता है क्रेडिट, कमीशन इनकम रेवेन्यू होता है क्रेडिट, कैश एसेट है डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी डेबिट। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं तो वहाँ पर हमें 10,000 का अमाउंट दिया हुआ है। अब आप गौर से देखें, जब आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर इन्वेंट्री मौजूद होगी तो वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी और इसलिए जो हमारे पास गिवन इन्वेंट्री थी हमने उसको ओपनिंग कहती है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जो गिवन इन्वेंट्री है उसके आगे ना ओपनिंग लिखा हुआ है ना एंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अमाउंट देखा तो मैं समझ गया कि ये जो अमाउंट 10,000 का है ये एंडिंग इन्वेंट्री है और जो गिवन इन्वेंट्री थी 15,000 वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। आप चेक कर लें, आपने मेंशन कर दिया कि जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो 10,000 और ओपनिंग 15,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 15,000 और जो एडजस्टमेंट में इन्वेंट्री है वो एंडिंग इन्वेंट्री है 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हम देखते हैं तो वो हमें कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 20,000। द अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 20,000। अब बात समझिएगा, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो है 20,500 और एडजस्टमेंट में अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 20,000 दिया हुआ है। रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आप चेक कर लें, रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल 20,000 है और अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट 20,500 है, तो 20,000 लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा 20,500 से, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड आ गया 500। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसमें से टोटल या एंडिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर दें। अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड इज इक्वल टू रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल। तो जो अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज है वो 20,000 है और ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल 20,500 दिया हुआ, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड निकाल लिया। ट्रायल बैलेंस में आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है और एडजस्टमेंट में आपको रियलाइज 20,000 दिया, तो आप समझ गए कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स 500 आया, इसको हमने वर्किंग में कर लिया। तो आपको पता है कि अलाउंस फाइनल माइनस अलाउंस इनिशियल इज इक्वल टू बैड डेट्स एक्सपेंस। आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन नहीं था, आप चेक कर लें, क्वेश्चन में कहीं पर भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन नहीं है। तो हम समझ गए कि अलाउंस अगर गिवन नहीं है तो 0, तो जो फाइनल अलाउंस है 500 वही हमारा बैड डेट्स एक्सपेंस होगा। जो हमने अलाउंस और बैड डेट्स एंड निकाला है 500 वही हमारा बैड डेट्स एक्सपेंस भी है 500। एडजस्टमेंट नंबर सी पे हम मूव करते हैं। ओनर हैड टेकन ₹300 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़।
ये हमने प्रीवियस 2021 के क्वेश्चन में भी ये एडजस्टमेंट डिस्कस की थी। इसका सिंपल सा रूल होता है, नेट परचेज में परचेज से ये अमाउंट माइनस होगा और ड्राइंग में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। सिंपल सा रूल है जी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको परचेजेस के अमाउंट से और ड्राइंग के अमाउंट 2000 में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे तो 2300 ये अमाउंट आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में इस अमाउंट को माइनस करेंगे परचेज से और बैलेंस शीट में इस अमाउंट को ऐड करेंगे ड्राइंग में। अब आप एडजस्टमेंट नंबर डी देखें। कमीशन इनकम आपके पास 710 वर रिसीव इन एडवांस। याद रखिएगा, कमीशन रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है एडवांस कमीशन या अनअर्न्ड कमीशन। तो एडजस्टमेंट में आपको अनअर्न्ड कमीशन दिया हुआ है 710 और क्वेश्चन में आपको कमीशन इनकम दी हुई है 2540। ट्रायल बैलेंस में आपके पास कमीशन इनकम गिवन है और आप देखें हमने वर्किंग में शो करके दिखाया है कि कमीशन अमाउंटिंग 710 व रिसीव इन एडवांस का मतलब अनअर्न्ड कमीशन, यानी कि एडजस्टमेंट में आपको अनअर्न्ड कमीशन गिवन है। तो फार्मूला लगेगा इनकम इनिशियल माइनस इनकम फाइनल इज इक्वल टू अनअर्न्ड। इनिशियल इनकम यानी कि ट्रायल बैलेंस की इनकम 2540 और अनअर्न्ड 710 है। 710 यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके 2540 से माइनस हो जाएगा तो 1830 आपके पास फाइनल इनकम आ गई। अब ये नोट कर लें, हमने यहाँ पर अगर नोट A8 लिखा है इसका मतलब है जो हमने कंबाइंड क्वेश्चन 22 एंट्रीज से बनाया है उसकी एडजस्टमेंट नंबर 8 में यही कॉन्सेप्ट डिस्कस है। उस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 21 पे जाएंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। अगर आप वहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नज़र आएगा और एडजस्टमेंट नंबर 1 देखेंगे उस कंबाइंड क्वेश्चन की तो आपको ये कॉन्सेप्ट नज़र आ जाएगा। यानी कि अब तक की जो 4 एडजस्टमेंट डिस्कस किए हैं वो मैंने कंबाइंड क्वेश्चन से आपको बता दिया है कि वो हमारे कंबाइंड क्वेश्चन की कौन सी एंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हुआ है। इसका मतलब है वो कंबाइंड क्वेश्चन करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कोई नई बात महसूस, कोई नई न्यू एंट्री या कोई न्यू एडजस्टमेंट नज़र नहीं आएगी। एडजस्टमेंट नंबर ई 5% ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग्स वर बॉट फॉर सेल पर्पस। याद रखिएगा, अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है सेल पर्पस के लिए तो वो आपके लिए इन्वेंट्री होती है। मैं फिर रिपीट कर दूं, परचेज या बॉट फॉर सेल पर्पस, ठीक है। परचेज फॉर सेल पर्पस, परचेज फॉर सेल पर्पस का मतलब होता है कि वो आपके लिए इन्वेंट्री है। तो 5% है आपके पास और फिक्सचर एंड फिटिंग का अमाउंट 49,000 है। आप चेक कर लें, 5% फिक्सचर एंड फिटिंग जो आपके लिए बॉट फॉर सेल सेल पर्पस यानी कि मर्चेंडाइज, तो आपने 5% जब 49,000 का निकाला तो 2450 आ गया। यानी कि ये फिक्सचर और फिटिंग में अमाउंट नहीं जाएगा 2450, ये इन्वेंट्री में अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग 49,000 थी आपके पास। एडजस्टमेंट नंबर ई में आपके पास बताया गया है कि 2450 बॉट फॉर सेल पर्पस यानी कि इन्वेंट्री है। आपने वर्किंग के ज़रिए अमाउंट निकाल लिया था 5% जो आपने डायरेक्ट एडजस्टमेंट में लिखा। ये अमाउंट ऐड होगा परचेज में नेट परचेज निकालने के लिए और ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगा फिक्सचर एंड फिटिंग में, क्योंकि अगर आपने 49,000 अमाउंट लिखा है तो उसमें से 5% जो अमाउंट है वो सेल करने के लिए है, यानी कि वो इन्वेंट्री है, यानी कि उसको आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे। तो जो आपने अमाउंट 49,000 लिखा है फिक्सचर एंड फिटिंग का, तो वो एसेट जो है कारोबार के लिए वो 46,550 है, 49,000 नहीं है। इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है होती है कि अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है कारोबार के यूज़ के लिए, सेल के लिए नहीं, तो वो आपके लिए एसेट होगा। और अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है कारोबार में सेल पर्पस के लिए तो वो आपके लिए इन्वेंट्री होगा, ठीक है, जिसको आप परचेज़ का पार्ट करेंगे नेट परचेज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो 2450 जो अमाउंट है अगर वो नेट परचेज़ में चला गया तो 49,000 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपका एसेट हो जाएगा।
आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये हमारे कंबाइंड क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 22 है, वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर एफ, सैलरीज एंड वेजेस डू नॉट इंक्लूड एक्रूड वेजेस। एक्रूड वेजेस हैं आपके पास 140 जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एक्रूड वेजेस मींस वेजेस पेबल। तो सैलरीज एंड वेजेस यानी कि एक्सपेंस आपके पास गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और वेजेस पेबल गिवन है आपके पास एडजस्टमेंट में 140। तो ये आप चेक कर लें, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस था आपने वो मेंशन करा, एडजस्टमेंट में आपके पास जो गिवन है वो बेसिकली पेबल गिवन है 140। फार्मूला लगेगा एक्सपेंस फाइनल माइनस एक्सपेंस इनिशियल इज इक्वल टू पेबल। तो इनिशियल एक्सपेंस यानी कि जो अमाउंट आपके पास ट्रायल बैलेंस में उसको मेंशन करें, पेबल 140 है। 10160 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो 10,300 आपके पास फाइनल सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस आ गया। और आप कंबाइंड क्वेश्चन के एडजस्टमेंट नंबर 17 में देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर नज़र आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड की ये फिक्स एंट्री है, आप चेक कर सकते हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस की ये फिक्स एंट्री है, आप चेक कर सकते हैं। जब एक्सपेंस 500 तो एंट्री बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 500। दोनों एंट्रियाँ बहुत सिंपल हैं। ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट फिक्स एंट्री है। ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट फिक्स एंट्री है। यहाँ पे चेक कीजिएगा जी, ट्रायल बैलेंस में इनकम है, एडजस्टमेंट में अनएंड है। तो बेसिकली आपको अनएंड रिकॉर्ड करना है। न्यू नेम अनएंड है, फार्मूले के हिसाब से देखें न्यू नेम अनएंड है आपके पास, तो एंट्री अनएंड से डिसाइड होगी। अनएंड लायबिलिटी होता है इसलिए आपने क्रेडिट में लिख दिया, और डेबिट में कमीशन इनकम आ जाएगा। हमने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट का रूल सिखाया हुआ है एडजस्टिंग एंट्री का, कि जब भी आप फार्मूले के ज़रिए अमाउंट कैलकुलेट करें तो एंट्री में जो नया टाइटल आए, यानी कि जो टाइटल ट्रायल बैलेंस में ना हो, जैसे ट्रायल बैलेंस में इनकम गिवन है, कमीशन इनकम गिवन है, तो आपने फार्मूले के ज़रिए अनएंड का अमाउंट के ज़रिए आपने फाइनल इनकम निकाली। ट्रायल बैलेंस में आपके पास कमीशन इनकम है, एडजस्टमेंट में अनएंड है। तो ट्रायल बैलेंस में इनकम है तो एंट्री डिसाइड करेगा अनएंड, न्यू नेम अनएंड है। अनएंड लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट हो गया। अगर अनएंड क्रेडिट हो गया तो ब्लैंक साइड यानी कि डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट आ जाएगा 710। और इसको अगर आप सिंपल तरीके से भी करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनएंड जब रिकॉर्ड करेंगे तो अनएंड लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, तो इनकम आपकी कम हो गई, डेबिट हो गई। ये भी फिक्स एंट्री है। जब आपको परचेज का अमाउंट बढ़ाना है तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगे। जब फिक्सचर एंड फिटिंग के अमाउंट को आपने कम करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है अमाउंट को कम करना है, जब एसेट कम करते हैं तो आप क्रेडिट कर देंगे। ये भी एंट्री फिक्स है। यहाँ पे अपने फार्मूले के ज़रिए अमाउंट कैलकुलेट किया है, तो अब आप चेक कीजिएगा जी। ट्रायल बैलेंस में आपके पास एक्सपेंस गिवन है, एडजस्टमेंट में पेबल गिवन है। तो न्यू नेम पेबल आया, एंट्री डिसाइड करेगा पेबल। पेबल क्योंकि लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट हो गया। अगर पेबल क्रेडिट हो गया तो ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट डेबिट में लिख देंगे। इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्री मांगी नहीं थी, हमने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा समझाने के लिए बनाया। अब हम आएंगे आपके साथ क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट वर्कशीट पे। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है जी, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन था। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर ए को देखते हैं, तो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड है। आपको पता है डायरेक्ट उसको आप इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में लिख देते हैं। चेक कर लें, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में लिख देते हैं। तो ये बहुत सिंपल एंट्री है। एडजस्टमेंट नंबर बी में आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस था और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आपके पास कहीं ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन नहीं है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स आप दोनों खुद से लिखेंगे। एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर सी में देखें, तो एडजस्टमेंट नंबर सी में हमें पता है कि जो अमाउंट गिवन है 300,
ये हमने परचेजेस से माइनस करना है और ड्राइंग में ऐड करना है। आप चेक कर लें, 2000 में 300 आपने माइनस करना है। जो चीज़ माइनस करेंगे वो आप डेबिट में लिखेंगे। आप चेक कर लें, मैंने 300 डेबिट में लिख दिया। चेक कर लें, परचेस में माइनस करना है अमाउंट तो क्रेडिट में लिख दिया, ड्राइंग में ऐड करना है तो मैंने डेबिट में लिख दिया। ठीक है जी। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ड्राइंग का अमाउंट हमने एक्चुअल 2300 लिखना है। तो आप चेक कर लें, ड्राइंग के अमाउंट का एक्चुअल मैंने 2300 लिख दिया। एक्चुअल मतलब ट्रू अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आता है, 2300 लिख दिया। और परचेस में 5180 से 300 माइनस करना है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको मैं बताऊंगा ये अमाउंट कैसे आया। ठीक है, 5180 से 300 माइनस करना है। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लें। एडजस्टमेंट नंबर ई पढ़ाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये अमाउंट परचेस का कैसे आया। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि ड्राइंग का अमाउंट 2000 से इंक्रीज हो गया 2300 हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया। और 5180 से 300 माइनस करना है, इसको आप सिर्फ नोट डाउन कर लें। अभी एडजस्टमेंट नंबर ई में आप चेक कर लें, ये जो अमाउंट आया है आपके पास 2450, इसको आपने परचेजेस में ऐड करना है और फिक्सचर के अमाउंट को माइनस करना है। तो देखें, फिक्सचर का अमाउंट 4650 हो गया। आप चेक कर लें, फिक्सचर का अमाउंट 4650 हो गया। तो फिक्सचर का अमाउंट आपने चेक कर लिया। अब आप और से देखें, ये 2450 का अमाउंट परचेस में ऐड होगा, 2450 का अमाउंट परचेस में ऐड होगा एडजस्टमेंट नंबर ई में, और 300 का अमाउंट परचेस से माइनस होगा। तो आप चेक कर लें, जो परचेस का अमाउंट था 5180, उसमें एडजस्टमेंट नंबर सी के 300 के अमाउंट को आपने माइनस करना है, और एडजस्टमेंट नंबर ई के जो अमाउंट 5% आया था 2450, इस अमाउंट को ऐड करना है। तो परचेस का एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, 53950। आप चेक कर लें, 53950। तो ये मैंने दो एडजस्टमेंट के ज़रिए परचेस का अमाउंट चेंज हुआ है, तो मैंने मेंशन कर दिया, आपको दिखा दिया कि ये अमाउंट 53950 कैसे आया। ड्राइंग का अमाउंट 2300 एक्चुअल था, वो आपने शो कर दिया था, और फिक्सचर एंड फिटिंग का एक्चुअल अमाउंट 46550 है, वो आपने शो कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एडजस्टमेंट नंबर डी पर आते हैं, क्योंकि हमने सी और ई को साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि दोनों में परचेस का अमाउंट का इफेक्ट आपको समझाना था। अब आप और से देख लें, जो इनकम का अमाउंट है वो 1830 करना है, और अनर्न का अमाउंट 710 रिकॉर्ड करना है। इनकम का अमाउंट 1830, कमीशन इनकम का एक्चुअल अमाउंट 1830 हो गया, और अनर्न का अमाउंट 710 हो गया। आप चेक कर लें, कमीशन इनकम का अमाउंट 1830 हो गया एक्चुअल, और अनर्न का अमाउंट 710 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर डी। एडजस्टमेंट नंबर एफ, एक्सपेंस का अमाउंट, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट 10,300 हो गया, और सैलरीज पेबल का अमाउंट 140 आप रिकॉर्ड कर लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर एफ। आप चेक कर लें, सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट 10,300 रिकॉर्ड कर लेंगे, और सैलरीज एंड वेजेस पेबल का अमाउंट 140 रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप ये देखें, हमने आपके साथ कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लिखना सिखाया। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमने अभी तक कोई भी अमाउंट शो नहीं करा है। अब आप गौर से देखें, 15,000 की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट सेम जाएगा। फिक्सचर एंड फिटिंग के अमाउंट जो चेंज हुआ है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। परचेज ड्राइंग का अमाउंट जो चेंज हुआ है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट्स पेबल का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ आप लिख देंगे। ये सारे अमाउंट आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हैं। सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट जो चेंज हुआ वो आप डिस्कस कर चुके हैं। लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, कस्टम ड्यूटी, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल, इनके अमाउंट चेंज नहीं हुए, ये एज इट इज़ आप ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। कमीशन इनकम का अमाउंट चेंज हुआ है वो आप डिस्कस कर चुके हैं। कैश
ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, आपने एज इट इज लिख दिया। और ये सारी एडजस्टमेंट के अमाउंट आपने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे चेंज हुए। अच्छा जी, अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपको अमाउंट की शिफ्टिंग दिखाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, फिक्सचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ड्राइंग और अकाउंट्स पेबल दोनों बैलेंस शीट का पार्ट है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का पार्ट है, कस्टम ड्यूटी सेल्स दोनों इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे, अकाउंट रिसीवेबल कैपिटल दोनों बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे, कमीशन इनकम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी, कैश बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड आपको पता है इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, बैड डेट्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अनअर्न्ड कमीशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे, और सेलीज एंड वेजेस का अमाउंट आप पेबल का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। पेबल लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। अब आप इनकम स्टेटमेंट के डेबिट को टोटल करें, 15,000 प्लस 53,950 प्लस 10,300 प्लस 650 प्लस 1,000 प्लस 500, तो ये अमाउंट 81,400 आ गया, आपने नोट कर लिया। आप इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट के अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे, 78,500 प्लस 1830 प्लस 10,000, तो ये अमाउंट 90,330 आ गया। अब 90,330 का अमाउंट 81,400 से बड़ा है, तो आप दोनों तरफ हायर अमाउंट लिख देंगे, और इन दोनों का अमाउंट का डिफरेंस जो 8,930 आया उसको आप लोअर साइड पे लिख देंगे। तो लोअर साइड 81,400 है, उसी के नीचे आपने 8,930 लिख दिया। अब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो यही अमाउंट आएगा जो आपका हायर अमाउंट था। अब आप बैलेंस शीट के टोटल करें डेबिट साइड के अमाउंट को, 46,550 प्लस 2,300 प्लस 20,500 प्लस 2,130 प्लस 10,000, ये आपने बैलेंस शीट के डेबिट टोटल करे, ये अमाउंट आ गया आपके पास 81,480। अब आप बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे, 11,200 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 500 प्लस 710 प्लस 140, ये टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 72,550। अब आप चेक कर लें 81,480 और 72,550 में 81,480 का अमाउंट हायर है, आप दोनों तरफ एंड में लिख देंगे। इन दोनों अमाउंट का आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 8,930 आएगा, जो लोअर साइड 72,550 है वहाँ पर आप लिख देंगे। तो अब आप चेक कर लें इनकम स्टेटमेंट का डेबिट अमाउंट और बैलेंस शीट का क्रेडिट अमाउंट अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट सही आया। ये आपकी नेट इनकम हो गई। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा एडजस्टमेंट का अमाउंट, गौर से देखिएगा। अब आप गौर से देखें, 49,000 डेबिट का अमाउंट 46,550 हो गया। इसका मतलब है कि अमाउंट यहाँ पर आपके पास कम हो रहा है, तो जब डेबिट के अमाउंट को कम करना हो तो आप डिफरेंस के अमाउंट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। आप चेक कर लें 2,450 के अमाउंट को आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब ड्राइंग के अमाउंट को आप देखें, 2,000 से 2,300 हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। तो जब अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो जो 300 का अमाउंट है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब आप चेक करें सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस हैं, डेबिट नेचर है, तो जब अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो आप डेबिट में ही लिखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर समझा दूं, आप फिक्सचर एंड फिटिंग के अमाउंट को देखेंगे डेबिट है,
और 46,550 भी डेबिट है। तो जब अमाउंट को कम करना हो, डेबिट के अमाउंट को कम करना हो तो क्रेडिट में लिखते हैं। ड्राइंग का अमाउंट 2000 डेबिट है और 2300 भी डेबिट है। तो जब ड्राइंग के अमाउंट को आपने इंक्रीज करना हो तो अमाउंट को आप डेबिट में लिखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस के अमाउंट में भी आप देखें 10,160 से 10,300 करना है, अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो जब अमाउंट है वो आप डेबिट में ही लिखेंगे। अब आप चेक कर लें, कमीशन इनकम के अमाउंट को आपने कम करना है। कमीशन इनकम क्रेडिट होती है, तो जो अमाउंट लिखेंगे आप डिफरेंस का वो आप डेबिट में लिखेंगे। अब आप चेक कर लें, बैड डेट्स का अमाउंट, एक्सपेंस का अमाउंट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अमाउंट, अनअर्न्ड का अमाउंट और सैलरीज एंड वेजेस पेबल का अमाउंट आपके पास ट्रायल बैलेंस में नहीं है। तो जो अमाउंट आपके पास नज़र आ रहा है आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, वही अमाउंट आपको नज़र आएगा एडजस्टमेंट में, और जो डेबिट अमाउंट है वो डेबिट में, जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्रेडिट में नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं परचेज़ के अमाउंट को। तब आप गौर से देखें, मैंने आपको परचेज़ के अमाउंट से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के परचेज़ के अमाउंट को लिखना सिखाया था। ये चेक कर लें, मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट नंबर सी में 300 का अमाउंट परचेज से कम करना है और एडजस्टमेंट नंबर ई की वजह से 2450 के अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। तो अब आप ये देखें, परचेज़ की नेचर क्योंकि डेबिट होती है, इसलिए जब 300 के अमाउंट को कम करना होगा तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, और जब अमाउंट को बढ़ाना होगा 2450 से तो इस अमाउंट को आप डेबिट में लिखेंगे। आप चेक कर लें, जो अमाउंट डेबिट का इंक्रीज़ करना था 2450 परचेज़ का, वो मैंने डेबिट में ही लिखा, और जो अमाउंट आपका परचेज़ के अमाउंट को कम करना था 300, वो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देख लें, यहाँ पे थोड़ी सी डेट चेंज थी और नाम मैंने सही कर दिया। मिस्टर हसन बिजनेस नेम मेंशन है दिसंबर 31, 2016। आप चेक कर लें, इन्वेंट्री भी 1 जनवरी 2016 और एंडिंग इन्वेंट्री दिसंबर 31, 2016। जो क्वेश्चन में भी डेट थी वो दिसंबर 31, 2016 की थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन की फाइनल प्रेजेंटेशन है, आप चेक कर लें। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक।